हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सो आज इस वीडियो में हम अगेन डेली एमसीक्यू रिवीजन जो है वो करेंगे। ये जो एमसीक्यू रिवीजन है ये एक आपको टेस्ट करने के लिए भी है और दूसरा ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा है कि जो करंट अफेयर हमारा है 2020 का उसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में रिवाइज कर सके। तो ये वीडियो जो है वो पूरा करंट अफेयर एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है। इसमें डिफ़िकल्ट लेवल भी रहेगा, मीडियम भी और लो लेवल भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने जो लास्ट वीडियो थी एमसीक्यू की उसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, एक आपका जीडीपी से रिलेटेड था और एक हार्ड करेंसी से रिलेटेड था। तो अविनाश कुमार जो हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश, आपने अगेन जो है सबसे पहले आंसर दिया है। जीडीपी का जो दोनों स्टेटमेंट थी वो दोनों ही गलत थी उसमें, और जो सेकंड क्वेश्चन था हार्ड करेंसी से रिलेटेड तो वो दोनों स्टेटमेंट सही थी। तो आई थिंक अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर पा रही हूँ तो प्रियंका सोए जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये सही आंसर दिया था। जो सेकंड क्वेश्चन था हार्ड करेंसी से रिलेटेड, उन्होंने जीडीपी का जो आंसर था वो भी सही दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश एंड प्रियंका, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी ही अच्छा आएगा। तो चलिए आज के एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आज भी होगा जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम माल्थुसियन थ्योरी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड, ये हमारा स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर का भी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो माल्थुसियन थ्योरी जो है वो बेसिकली न्यूज़ में अभी देखने को मिली है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है थ्योरी, मतलब इसके अंदर किस बात का जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट है रॉकेट प्रोपल्जन, सेकंड है क्लाइमेट एडेप्टेशन, सी है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड डी है वायरस स्प्रेड। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, जो न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ एक चीज़ आप मेरी सुनिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इस चैनल के, आप जो हैं एनालिटिक्स को देखिए हमारे चैनल के, तो उसमें मैं आपको बताऊं 54% जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो डेली वीडियो देखते हैं। देखिए ऐसे प्लीज़ मत कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी चैनल की ग्रोथ होगी और हम अच्छे से अच्छा स्टफ़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ला पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ चैनल की ग्रोथ होगी उससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पोस्ट करेंगे, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको रूल बता दूं कि आपको वीडियो को एक बार पोस्ट करना है, आप इसको अटैम्प्ट करना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन है पॉपुलेशन कंट्रोल, वो माल्थुसियन थ्योरी के ऊपर होता है। इसके मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेनेशन। तो थॉमस रॉबर्ट मैल्थस जो थे वो फर्स्ट ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कि सिस्टमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को दिया था, इस वजह से जो है इसको माल्थुसियन थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक जो थी ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा करंट अफेयर रिलेटेड है कि एक रिपोर्ट आई थी टाइम टू केयर रिपोर्ट जो है, उसमें बेसिकली जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसको एलिवेट करने के लिए फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो टाइम टू केयर रिपोर्ट है ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो किसके थ्रू रिलीज़ की जाती है। अगेन आपका इकोनॉमी और स्टैटिक पोर्शन हो जाता है करंट अफेयर बेस। तो ए है यूनेस्को, बी इज़ वर्ल्ड बैंक, सी इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड डी इज़ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है वो टाइम टू केयर रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। ये बेसिकली ग्लोबल पॉवर्टी के एलिवेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जो की फाइंडिंग सबके बाद रिपोर्ट की थी वो ये थी कि पूरे वर्ल्ड में 2019 के अंदर 2153 बिलियनर्स हैं, जो कि लास्ट डेकेड में मतलब पिछले 10 साल में डबल हो गया है इनका नंबर। हालांकि जो कंबाइंड वेल्थ थी वो 2018 में डिक्लाइन हुई थी, बट जो नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। वर्ल्ड जो रिचेस्ट पर्सन है वो 1% हैव मोर देन ट्वाइस एज मच एज वेल्थ एज 6.9 बिलियन पीपल। तो इसमें कहा है कि अगर हम एक जगह 6.9 बिलियन पीपल को रखते हैं और एक साइड जो है 1% रिचेस्ट पीपल को रखते हैं, तो इनसे ज़्यादा वेल्थ इन 1% पॉपुलेशन के पास है। वहीं पे 2011 से 2017 के बीच में जो G7 कंट्रीज़ की उनकी एवरेज वेजेस जो थी उनके एम्प्लॉयज़ की वो 3% जो है वो ग्रू हुई है, और वहीं पे जो डिविडेंड था वेल्दी शेयर होल्डर्स का वो 31% तक इंक्रीज़ हुआ है। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स जो देखी गई है ग्लोबली, तो वो फीमेल्स जो हैं उनके अंदर 4% हायर देखी गई है मैन के कंपैरिजन में, और वहीं पे जो वुमेन का पीक प्रोडक्टिव गैप है मैन के साथ में और रिप्रोडक्टिव एजेस में, मतलब कि एक ऐसी एज जिसमें फीमेल जो है वो अपना कैरियर भी बना सकती है और उनको बेबी भी रिप्रोड्यूस करने होते हैं, तो इस एज में जो है मेल के कंपैरिजन में 22% जो है वो ज़्यादा गैप देखा गया है कि फीमेल्स जो है वो कम एम्प्लॉयड की गई हैं। नेक्स्ट साइंस बेस हमारा करंट अफेयर है कि K4 मिसाइल जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थी।
तो आपको इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो ये थोड़ा मैंने टफ लेवल का क्वेश्चन डाला है ताकि आपके एमसीक्यू की फॉर्म में ही जितने भी फीचर्स हैं किसी भी मतलब करंट अफेयर के रिलेटेड वो भी कवर होते जाए, तो रिवीजन भी हो और प्लस की प्लस आप जो है अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज़ अ सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सेकेंड इज द मिसाइल हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। यह है आपकी थर्ड स्टेटमेंट। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, ए 1 एंड 2, बी इज़ 1 ओनली, सी 2 3 एंड डी इज़ 1 2 3। तो एक बार आप स्टेटमेंट कोड देखिए। ओके, ये आप ऑप्शंस देखिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन वो है 1 2 3, मतलब कि ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो K4 मिसाइल है। 3500 किलोमीटर जो है इसका मैक्सिमम रेंज है और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो ये क्या हुआ कि तीनों ऑप्शंस के जरिए जो है, तीनों फीचर्स के जरिए आपका ये करंट अफेयर पूरा हो गया। तो अब ईपीएफओ में आपसे कोई सा भी जो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। यही एमसीक्यूज का फायदा होता है। ठीक है, ये आपका लर्निंग जोन है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमराइन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है, और ये कौन सी क्लास में आती है, ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स जो है ये उसकी कैटेगरी के अंदर आएगी। नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल रिलेटेड जो हैं उसको टॉपिक्स जितने भी करंट अफेयर के हैं। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑफन सीन इन न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा है कि डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ए इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी इज़ नीति आयोग, सी इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड डी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए जो नीति आयोग है उसने डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सस्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर बन सके ताकि स्टेट ऑफ आर्ट कैपेसिटी जो है ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस में इंक्लूड हो सके। आपकी की ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है क्रिएट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबूट करना है और सभी गवर्नेंस लेवल पे एक एडवांस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके इकोनॉमी को डेवलप करना। नेक्स्ट जो है अगेन हमारा साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। आज सुबह की जो वीडियो थी उसमें मैंने स्टैटिक साइंस के प्रैक्टिस सेट दिए थे, यहाँ पे हम करंट अफेयर साइंस को करते हैं ताकि इस तरीके से जो है हमारा फैब में पूरा साइंस का जो एरिया है जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट है GSAT 30 के बारे में स्टेटमेंट है, इट विल रिप्लेस इनसेट 4A इन ऑर्बिट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज इसरोज एनहांस 1-3 बस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार आप स्टेटमेंट को देखिए। ओके डन। और ये आप ऑप्शन देखिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी बोथ 1 and 2। इट विल रिप्लेस जो GSAT 30 है वो किसको करेगी रिप्लेस, ऑर्बिट के अंदर जाके इनसेट 4A को करेगी और ये इसरो का 1-3 बस स्ट्रक्चर जो है उसका एनहांस वर्जन है जो कि कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ वही है जो कि स्टेटमेंट में थी, बस ये है कि एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डाल दिया। अब जो है एक सक्षम इनिशिएटिव जो है वो पेट्रोलियम कंजर्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन ने लॉन्च किया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो स्कीम्स हैं जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं आपसे ईपीएफओ में उसके फीचर्स पूछे जाएंगे। तो फीचर तो आपको किसी भी चीज़ के नहीं छोड़ने, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बेसिकली आपको बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है टू क्रिएट फोकस्ड अटेंशन ऑन फ्यूल कंजर्वेशन थ्रू पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़। तो जो फोकस्ड अटेंशन होगी वो फ्यूल कंजर्वेशन पे होनी चाहिए और पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब लोगों को ध्यान में रखे। सेकंड स्टेटमेंट है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अमंग पीपल। तो लोगों के बीच में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए क्रिएट करना अवेयरनेस, ये सक्षम इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड है स्टेटमेंट टू सेंसिटाइज द मासेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लीडिंग टू बेटर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो मासेस जो है उनको सेंसिटाइज करना कि आप किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं ताकि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जो है वो बेटर हो सके। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने, ऑप्शन देखिए, A 1 and 3, B is 2 and 3, C is 1 and 3 एंड D 1 to 3। तो दोबारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप, ऑप्शन है आपके सामने। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो C है 1 and 3 वो है यहाँ पे
एक अवेयरनेस जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड सक्षम इनिशिएटिव में नहीं की जाती है। ये सिर्फ कंजर्वेशन के बारे में जो है वो अवेयरनेस फैलाता है और अटेंशन रखता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 3। तो सक्षम जो है वो बेसिकली ऑयल एंड गैस PSUs को इन्वॉल्व करता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी करता है। यहाँ पे पूरा फोकस जो है वो फ्यूल कंजर्वेशन के ऊपर रखा गया है, पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ के ऊपर रखा है ताकि बेटर कंजर्वेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक इंडेक्स के बारे में है। तो ये इंडेक्स जो है इस MCQ के फॉर्म में हम इसके फीचर्स को कवर करेंगे ताकि आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो आया था उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, इट इज़ एन एनुअल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर हेल्थ। एंड सेकंड स्टेटमेंट है इट ट्रैक्स हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। एंड थर्ड इज इंडिया हैज़ बीन रैंक 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है, ये ऑप्शन देख लीजिए। ओके डन। तो ए जो है 1 और 2, B 2 3, C 1 2 3 एंड D इज़ 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे जो है सही ऑप्शन है वो D 1 2 3, तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये एक एनुअल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है उसके थ्रू लॉन्च किया जाता है। ये हंगर एट ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल जो होता है उसको ट्रैक करता है और इंडिया की जो रैंक है वो 94 है। कुछ और जो है इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। यही वाली चीज़ें हो गई आपकी 94, आपको रैंकिंग पता चल गई। एक आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो नेबर कंट्रीज़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इतनी डेवलप नहीं है हमारे कंपैरिजन में, बट हमारी जो रैंकिंग है वो उनसे भी लो है। मतलब कि इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी ऑफ इंडेक्स के अंदर आती है। टोटल स्कोर जो इंडिया का है वो 27.2 है और यहाँ पे डेफिनेट इम्प्रूवमेंट जो है वो 20 साल पहले से देखी गई है, बट फिर भी अभी अलार्मिंग कैटेगरी और सीरियस कैटेगरी में जो है वो हमारी कंट्री आती है। अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें भी हमारी कंट्री ने बहुत पुअरली जो है परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कनेक्टेड लैंडिंग समटाइम्स इन न्यूज़। तो देखिए इकोनॉमी रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो बैंकिंग सेक्टर का जो पोर्शन है, बैंकिंग चैप्टर जो आपका इकोनॉमी का है उससे रिलेटेड ये है। कनेक्टेड लैंडिंग जो है वो आपको बताना है कि क्या होती है। ए इज इट इज़ लोन गिवन बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। बी इट इज़ अ सिचुएशन वेयर NPAs आर रिटर्न ऑफ बाय बैंक्स एंड प्रोवाइड न्यू लोन्स फॉर द सेम पर्सन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो लोन देते हैं उनको कनेक्टेड लैंडिंग कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि जो बैंक्स हैं, जो पर्सन ने NPA कराया मतलब कि उसने जो अपने लोन की पेमेंट नहीं करी है तो वो बैंक क्या करेगा, उसका NPA लिख लेगा और अगेन जो है नया लोन दे देगा उसी सेम पर्सन को। ये कनेक्टेड लैंडिंग होती है। सी स्टेटमेंट की ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जो प्रोमोटर का, बैंक का जो प्रोमोटर होता है वही उसका बोरोवर भी होता है। मतलब जो बैंक को प्रमोट कर रहा है वही उससे पैसे भी बोरो कर रहा है। एंड डी स्टेटमेंट है यहाँ पे सॉरी दिस स्टेटमेंट है इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स। तो चारों स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कनेक्टेड लैंडिंग इसमें से क्या होती है। ओके डन। तो देखिए जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है कि कनेक्टेड लैंडिंग जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि बैंक का जो प्रोमोटर होता है वही उसका बोरोवर भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो होता है जो प्रोमोटर टू चैनल द डिपॉजिटर मनी इनटू देयर ओन वेंचर्स। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने ही वेंचर्स में पैसे लगाते हैं और फिर उस पैसे को बोरो करते हैं। कलेक्टिव लैंडिंग जो होती है वो बहुत टाइम से जो है हमारी कंट्री के अंदर चलती आ रही है और जो RBI होता है वो हमेशा जो है इस कर्व को सपोर्ट करता है, मतलब कि इसको रेगुलेट करता रहता है। रिसेंट एपिसोड्स जो यहाँ पे देखे गए हैं कनेक्टेड लैंडिंग के, मतलब कौन कौन से बैंक्स में कनेक्टेड लैंडिंग हुई है, तो ICICI बैंक है, येस बैंक है, DHFL है, इन सभी के अंदर कनेक्टेड लैंडिंग देखी गई थी। इनको जो है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ही जो एक बोरोअर है वो अपने लोन को चुकाएगा तभी की तभी वो दूसरा लोन भी ले सकता है। तो एवरग्रीन है, मतलब चलता ही जा रहा है ये लोन का जो काम है। तो इस वजह से जो है इसको एवरग्रीनिंग लोन ऑफ या फिर कनेक्टेड लैंडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स इफ द फिस्कल डेफिशिएंट रेशियो इज टू हाई। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिशिएंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो हमें अपने ऊपर, हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या असर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके थ्रू जो है हम अपना इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन द मार्केट फॉर अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू बोरो।
यहाँ पे कहा गया है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए मार्केट में बोरो करने के लिए बहुत कम पैसा रह जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है हायर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बोरोइंग करने लग जाते हैं। और थर्ड इज हायर इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब ऑप्शन है A 1 and 2, B is 1 3, C 2 only and D 1 2 3। तो एक बार ये देखिए स्टेटमेंट को दोबारा। ओके डन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो D 1 2 3 है। देखिए आप सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर फिजिकल डेफिशिएट बढ़ जाएगा, मतलब कि हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपेंडिचर से कम आ रहा है, तो उस टाइम गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए होंगे ताकि इकोनॉमी को चला सके, देश को चला सके। तो उस टाइम क्या होगा कि जो बोरोइंग होगी गवर्नमेंट के थ्रू वो बैंक से बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ही पैसे का कर्ज लेने लग गई, बोरोइंग शुरू कर दी, तो मार्केट में पैसा कहाँ बचेगा जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। और अगर जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा भी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ताकि तभी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को वो थोड़ा सा पैसा मिल सकता है। तो इस वजह से ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है फिजिकल डेफिशिएट से रिलेटेड। तो यही है सिंपल सा कि लिमिटेड पूल ऑफ इन्वेस्टेबल सेविंग्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लेती है बैंक से जो पैसे होते हैं, और जब फिजिकल डेफिशिएट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में मनी नहीं रहता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, गवर्नमेंट उसको ले लेती है। इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट होता है लैंडिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट एक और इंडेक्स को डिस्कस करते हैं अभी, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जो 2020 का भी रिलीज हुआ था रिसेंटली, वो किसके थ्रू हुआ था ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ए इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इज वर्ल्ड बैंक, सी इज यूएनडीपी एंड डी इज ग्लोबल फंड फॉर वीमेन। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने ह्यूमन बिजनेस एंड द लॉ जो है उसको इस इंडेक्स को लॉन्च किया है, और ये इंडेक्स जो है वो एनालाइज करता है कि कैसे जो लॉज एंड रेगुलेशंस है वो वीमेन की इकोनॉमिक इंक्लूजन को इवॉल्व करती है, अफेक्ट करती है, और इसमें 119 इकोनॉमीज़ को एनालाइज किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है 8 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं जो कि एक वीमेन की इंट्रैक्शन देखते हैं कि विद द लॉ जो है किस तरीके से वीमेन जो है वो इंट्रैक्ट करती है, और कितने इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो वीमेन ले पाती है वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स में, और किस तरीके से उनका इंक्लूजन होता है। नेक्स्ट जो है अगेन आपका एक साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नियोन्स वर्चुअल ह्यूमन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक वर्चुअल ह्यूमन प्रोजेक्ट है नियोन जो है वो न्यूज़ में आपको बताना है कि ये सही है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के बारे में दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं। तो फर्स्ट इज इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोजेक्ट, एंड सेकेंड इज द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड बाय टेस्ला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप ऑप्शन आपके सामने ए इज़ 1 ओनली, बी इज़ 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। डन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए 1 ओनली, टेस्ला जो है उसके थ्रू ये इनिशिएट नहीं किया गया है। हालांकि नियोन जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोजेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नियो का मतलब न्यू है, ह्यूमन का मतलब ठीक है। ये वाला जो है 2020 में, आई थिंक ये 2019 में भी करंट अफेयर रहा है और 2020 में भी रहा है, ये देखने को मिला है। तो ये वाला आपका जो है MCQ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन जो है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो ये जो आया था 2019 के एंड में दिसंबर में ये वाला करंट अफेयर आया था, और ये बहुत ज़्यादा, ये मैंने खुद अपने करंट अफेयर में कवर किया था, और इम्पोर्टेंट था क्योंकि साइंस बेस्ड भी था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है और सिविल जो UPSC के एग्जाम्स हैं उनमें भी आए हुए हैं। तो जूस चेकिंग जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, वो किससे रिलेटेड था। ए इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड था, बी ये एक समर ड्रिंक है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, सी जो है वो एक मालवेयर है, डी इज़ क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। जो कल होगा, जब भी मैं MCQ कल या परसों इसकी वीडियो लेके आऊँगी तब मैं वो नाम अनाउंस कर दूँगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। तो यील्ड बॉन्ड्स जो है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट्स है, सही है या नहीं है। फर्स्ट, दीज आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। देखिए क्या है इसमें, ये बताया कि ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पैसे से कोई इन्वेस्टर जो है उस बॉन्ड को खरीदता है उससे कम पैसा उसको मिलता है जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स की। सेकंड, इन दिस इन्वेस्टर पे इंटरेस्ट टू द बोरोअर टू कीप देयर मनी विद देम। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर जो है वो बोरोअर को पैसा देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पैसा अपने पास रख रहा हूँ तो मैं तुम्हें
मनी दूंगा, ठीक है, मतलब पैसा भी उसको मिल रहा है और फिर जो है सॉरी पैसा भी वो दे रहा है और ऊपर से वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गई। आप इसको देखिए ऑप्शंस को, ए इज़ वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नो टू। तो एक बार आप दोबारा स्टेटमेंट देख लीजिए, ऑप्शन देखिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो है सी बोथ वन एंड टू जो है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, इसका नाम ही क्या है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, मतलब एक ऐसा यील्ड, एक ऐसा रिजल्ट जो कि नेगेटिव है आपके लिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें नेगेटिव कोई रिजल्ट मिल रहा है तो हमें कम मिल रही है कोई भी चीज़ है। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हम हार्डवर्क करते रहते हैं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, नेगेटिव यील्ड मिल रहा है मेहनत करने के बाद भी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो है ये इस तरीके का होता है कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाता है, पर उसको जब मैच्योरिटी हो जाती है बॉन्ड के बाद उतना पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन उतर के आता है कि जब इस बॉन्ड में कोई फ़ायदा ही नहीं है और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इवन इस बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, वहीं पे इन्वेस्टर जो है वो बोरर को ही इंटरेस्ट पे कर रहा है कि ठीक है भाई तू पैसा भी लेके जा और तू इंटरेस्ट भी लेके जा। तो ऐसे जो हैं इन्वेस्टर्स इस तरीके के बॉन्ड्स को खरीदते ही क्यों है, अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट तब डिमांड में आते हैं जब स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे को बचाने के लिए जो है, ताकि एक सिग्निफिकेंट इरोजन ना हो, उसका पैसा खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस तरीके के बॉन्ड्स को खरीदता है। क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन से लेकर डिफ्लेशन तक जब बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतें गिर रही है किसी चीज़ की और करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इस सिचुएशन में जो होता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स को खरीदा जाता है, ताकि आगे जाके जो है किस तरीके से अपने मनी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आज हमने एमसीक्यूज इतने ही डिस्कस करे। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी जो मोराल है वो बूस्ट अप रहे और हम आगे से आगे आपके लिए काम करते रहें। थैंक यू सो मच।